आप लोग का आज का क्लास ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी में आज बताना है, स्टार्ट सूर्य से कर रहे हैं, संसाधन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं पहले, इसके बाद सब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें कहना है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये विविया क्वेश्चन है, ये पूछता है। ये तुम लोग जवाब नहीं दे पाएगा हमको लग रहा है। तो बताओ तो भूल गए। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन। अच्छा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं होगा। ऐसा भी होता है ना, कोई भी नहीं आंसर दे दिया है। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, बता दो। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन अभी बता? हाँ, पुनः बढ़ती हो। ठीक। तो इसके बाद और कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, पुनः बढ़ती योग बता दिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। इसके बाद कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहता है रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। क्या होगा? रियो डी जेनेरियो। अच्छा, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसमें से बता दो। सौर ऊर्जा है। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन। क्यों है जीवाश्म ईंधन? क्योंकि सर वो पेट्रोल सब है, उसे जीवाश्म ईंधन पेट्रोल को एक ही बार यूज किया जाता है। क्योंकि वह जो हजारों लाखों वर्षों के बाद जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। क्योंकि डेली तो उसका निर्माण होता ही नहीं है कि एक महीना की, 2 महीना की, 1 साल पर निर्माण हो, तब नहीं दिक्कत है। यह लाखों वर्ष लग जाता है जीवाश्म ईंधन को। मानो एक कोयला को तैयार करने में, कोयला तैयार होने में, पेट्रोल डीजल तैयार होने में, भूमिगत से, भूतल से निकाला जाता है ना, कोई खनन के द्वारा ना कोयला निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल निकाला जाता है ना। तो खनन के माध्यम से निकालने वाले जो भी पदार्थ है वह सब अनवीकरणीय। सर कोयला को सर एक बार यूज करते फिर नहीं कर पाते हैं। उसमें भी है खनिज तेल विशेष तौर पर। हाँ, क्या कहा? जैसे कोयला को एक बार अगर हम यूज करेंगे तो उसका दोबारा कैसे यूज होगा? वह तो जल करके राख हो गया। वह राख को क्या करेगा तुम? वह तो मिट्टी में। सर पता है क्या लगता था? कोयला फिर एक बार यूज करता है, फिर धूप में रख देता है और फिर उसको रात को यूज करता है। नहीं, तो कोयला तो खुद समाप्त हो जाता है। मानो कि एक चीज और बताओ, कोयला ही उसी प्रकार मानो कि ये गोबर का जो है लकड़ी जला दो, लकड़ी जलाने के बाद फिर वो अब क्या होगा? वह राख बन जाता है। उसका क्या उपयोग होगा? दोबारा यूज करेगा तुम? सर कोयला बनता है ऑटोमेटिक, कहीं से निकलता है। कोयला पृथ्वी के अंदर लाखों हजारों वर्ष दब जाने के बाद या भूमि यानी पृथ्वी में भूकंप होता है। भूकंप होता है, पृथ्वी में दरार उत्पन्न होती है, जिस माध्यम से और क्या बाढ़ होता है, बहुत कांड होता है। प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ समस्त धरातल पर का जो भी जैव पदार्थ हैं, वनस्पति से लेकर जैव पदार्थ जो भी हैं, वह पृथ्वी के अंदर चला जाता है, दब जाता है और लाखों हजारों लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तो नहीं लाखों वर्ष लग जाता होगा। हजारों वर्ष में भी तैयार होता है। टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी के तल में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ जल्दी निर्माण होगा। तो कोयला बनता है वनस्पतियों के दबे जाने से। वनस्पति जहाँ पृथ्वी के अंदर दब जाता है, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, जैव पदार्थ दब जाते हैं, उसी के लाखों वर्ष, हजारों वर्ष हो जाने पर वह कोक का निर्माण में, कोयला का निर्माण में परिणत हो जाता है। अब कहता है पेट्रोल डीजल किरासन तेल, इसका भी निर्माण वैसा ही होता है। जीवाश्म ईंधन के माध्यम से ही भी बनता है जीवाश्म ईंधन, इसीलिए उसको जीवाश्म कहा था। जीवाश्म, जीव के, तो जीव का जो लाखों वर्ष, हजारों लाखों वर्ष दब जाने के बाद जीव मानो कि जैव वनस्पति है, अजीब वनस्पति विज्ञान, जैव विज्ञान। तो यानी
बोटनी और जूलॉजी दोनों, यानी जैव और वनस्पति दोनों के संसार में ढेर जीव प्राणी है, बहुत ये सभी जीव प्राणी का अंत होता है या सुनिश्चित है, वनस्पति का भी अंत होता है। लेकिन यदि कोई विभीषिका होती है, प्राकृतिक आपदा, तगड़ा आपदा होती है, उसमें जो है बहुत सीरियस रूप से पृथ्वी में दरार उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से वह पाताल तल तक चले जाता है, उसमें फिर अपना मुंह मोड़ लेती है पृथ्वी। मुंह मोड़ने के बाद वह दब जाता है और हजारों लाखों वर्ष हो जाने के बाद वह खनिज तेल में परिणत हो जाता है और कोक में भी परिणत वनस्पति हो जाता है, उसी को कोयला कहते हैं। विशेष आपको आगे बताते हैं। और कहता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो अभी बताए संसाधन का परिभाषा क्या दो होगा। परिभाषित करने का मतलब परिभाषा दे दो, जिस आधार से देना है, जिस माध्यम से स्टूडेंट को क्या एग्जाम में क्या लिखा रहता है, क्वेश्चन पर देखता होगा कि एग्जाम में परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ये दिमाग में आप लोग को नहीं लाना है, ओह यार कैसे लिखेंगे, ये तो टूटी फूटी भाषा है, इस टूटी फूटी भाषा में जो है अच्छा मार्क्स नहीं देंगे। ये बात भूल से भी नहीं दिमाग में बैठाना है, जितना टूटी फूटी भाषा में, लेकिन बात सच हो, बात सच हो। आप टूटी फूटी भाषा जान रहे हैं मगर लैंग्वेज तो अच्छा से नहीं बन रहा है, इनके बावजूद भी आपको लिखना है, लिखने के बाद फुल मार्क देगा एग्जामिनर, ये गारंटी के साथ कहते हैं। रटने का जरूरी नहीं है, समझने का जरूरी है। समझा हुआ यदि आप लिख देते हैं थोड़ा डिटेल्स करके तो वो बहुत अच्छा है। तो क्या है, संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपने जीवन में करता है वह सभी संसाधन कहलाते हैं। तो जैव अजैव में ले लिए तो जैव अजैव लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ गया। इससे क्लियर हो गया कि संसार का समस्त पदार्थ उसमें समा गया। तो जो भी संसार के समस्त पदार्थ का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वह संसाधन कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो अभी बताइए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसीलिए आवश्यक है, बचाओ इसीलिए आवश्यक है। संरक्षण का मतलब क्या, बचाव करना। इसीलिए आवश्यक है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण, कहता है प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण जल्दी नहीं हो पाता है। प्राकृतिक संसाधन ऐसा होता है, मानो जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और बात है कि जहां तक सवाल ये है, पानी का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल ये भी जो है प्राकृतिक की संसाधन नहीं है ना। तो ये सभी संसाधन का अति दोहन से आपको आगे आने वाली लाइफ में समस्या बढ़ सकती है। क्या हुआ, दोबारा जो भी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसका जो है अति दोहन से क्या होता है, एनवायरमेंट पर असर आता है, बहुत ढंग से इफेक्ट आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्यों, कहता है अतः सतत पोषकीय, कहता है पोषणीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए। ये हमारे लिए बहुमूल्य है एवं इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। अभी बताए ना कि लाखों वर्ष लग जाता है प्राकृतिक संसाधन में। कहता है संसाधन संरक्षण पर कई नेताओं और चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें महात्मा गांधी का नाम उल्लेखनीय है। ऐसे बहुत है, महात्मा गांधी तो ही नहीं है, ऐसे बहुत नेता सब हैं, बहुत ऐसे समाज सुधारक और पर्यावरणविद सब बहुत ऐसा अपना थॉट दिए हैं। सर ऐसा किसी लेखक का सर नाम आता है ना सर, जैसे कुछ ऐसा क्या चीज करेंगे जो हम, मेरा भी सर नाम छपेगा बुक में और मेरे बारे में कुछ पूछा जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में आप अपना योगदान दीजिए, नाम कमाइए, यानी वैसा काम करना है
ऐसा काम करना है कि समाज के हित में हो और ज्यादा से ज्यादा समाज के हित में आपका काम हो, आपका थॉट, सोच, विचार, और जहाँ तक कि पब्लिक सेवा में ज्यादा से ज्यादा जो मानव अपना योगदान देता है वह आज नहीं तो कल बड़ा बन जाता है और उसका किताब के पन्नों में एक न एक दिन नाम उभर करके सामने आता है। तो सोशल सबसे वीविया पॉइंट होता है कि संसार में और कुछ नहीं है। मानव जीवन में सबसे बड़ा, गौतम बुद्ध भी बोले थे, महावीर स्वामी भी बोले हैं, ऐसे ऐसे बहुत ऐसा महापुरुष सब ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि जीव प्राणी पर जितना दया कर सको वह आपके लाइफ के लिए आस्तिक दृष्टिकोण से लाभदायक ही होगा। आस्तिक का या क्या कहा जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब दृष्टिकोण से आपको लाभ ही मिलेगा। कर भला तो हो भला, कहने का ये तात्पर्य है। अब कहता है इसके बाद दूसरा में जाते हैं प्राकृतिक संसाधन। अभी एक बार निकालते हैं, पहले तो संसाधन, पहला पॉइंट पता है कि संसाधन क्या है क्या, तो अब दूसरा अध्याय में है प्राकृतिक संसाधन। स्पेशल प्राकृतिक संसाधन पर फोकस करते हैं। कहता है सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अब कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज के लिए? कपास के लिए। ठीक है। इसके बाद कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या कहलाता है? एड्रीन। और कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्यों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कहाँ? राजस्थान। एकदम सारा ऑब्जेक्टिव सही बोला। अब कहता है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपर्दन पहले समझा क्या है पवन अपर्दन का मतलब हो गया मिट्टी का स्थानांतरण जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, वह वायु के माध्यम से यदि स्थानांतरित होता है उसी को कहते हैं पवन अपर्दन। यानी वायु द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना वह पवन अपर्दन कहलाता है। समझ में आ गया? देखो पवन अपर्दन बहुत ढंग से होता है, पवन अपर्दन नहीं, यानी अपर्दन बहुत ढंग से होता है। मृदा अपर्दन वायु से भी होता है, जल के द्वारा भी होता है। कैसे? जल के द्वारा जो है बाढ़ से कितना मिट्टी पानी में घुलते हुए बहते हुए किसी दूसरे क्षेत्र में जा करके फैला देता है। बाढ़ सब में देखता होगा कि जहाँ गड्ढा है, जहाँ ऊंचा है, नीचा है, यदि बाढ़ का क्षेत्र, जब वह बाढ़ एक बार आ जाता है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं कि गहराई वाले क्षेत्र को और ऊंचा कर देता है। ऊंचा वाला क्षेत्र कहीं उसके सामने में पड़ गया तो उसको और गहरा करते हुए निकल जाता है। तो वही चीज कहता है, पहले इसमें कहना है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र। पवन अपर्दन पर चर्चा करते उसमें कहता है पट्टिका कृषि क्यों उपयोगी होती है? तो पट्टिका कृषि इसीलिए, पट्टिका का मतलब जानता है? जब कहते हैं कि पट्टी बांध दो, पट्टी बांधने का मतलब सुरक्षा, अंदर का स्किन सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार है कि मिट्टी में पट्टिका, मिट्टी यदि उड़ रही है वायु के द्वारा उस पर पट्टी लगा दो, यानी घास जमा दो। घास जो है सभी साइड से पूरा का पूरा घास लगा दिया जाता है। अभी देखो एक बड़ी बात, सड़क का निर्माण होता है, सड़क पर मिट्टी वर्क किया जाता है, तो साइड से यदि घास बढ़िया से जम जाता है तो वहां देखता होगा सड़क नहीं टूटती है, ऐसा है ना? जहां मिट्टी वैसे का ढीला मिट्टी है, बारिश होती है, आंधी उठती है तो हवा द्वारा बहुत बड़ा धूलकण उठाएगा। और जहां पूरा का घास का चादर बिछा हुआ है वहां आंधी में भी धूलकण कैसे पकड़ेगा? वह धूलकण मिट्टी नहीं पकड़ेगा, वह मिट्टी सुरक्षित रहेगा। दूसरा पॉइंट की बात, बारिश में वह बह भी नहीं सकता है, उस पर चादर यानी पट्टी का
घास का जो है चादर बिछा हुआ है, तो घास के चादर ऐसे एडजस्ट कर दिया जाता है, घास साइड से लगा दिया जाता है उस कृषि में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, कि मिट्टी जो है वायु के द्वारा अपर्दन नहीं हो सके। अब कहता है, और वही चीज कहता है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है, कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। और कहता है दूसरा है कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा कुछ भी बोलो। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के निर्माण के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाता है मिट्टी का निर्माण, मगर मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूट फूट से, पहाड़ों के टूट फूट से, चट्टानों के टूट फूट से, इसके बाद जीवाश्मों के, इसके अलावा वनस्पतियों के सड़ने गलने, यानी जीवाश्म में सब आ जाएगा। संसार में समस्त जितने भी जैव पदार्थ हैं, अजैव पदार्थ हैं, सभी सड़ते गलते हैं। आपका लाइफ क्या सुरक्षित है? आज आप 10 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, 20 होगा, 40 होगा, 90 होगा, 100 होगा, इसके बाद समाप्त होगा। अब तो 100 तक कोई पहुंच भी नहीं पाता है। इसी प्रकार जैव जो भी यह निर्माण प्रक्रिया चल रही है, ये सांसारिक निर्माण प्रक्रिया, ऐसे ही जीव प्राणी आएगा जाएगा। तो ये जो पृथ्वी पर जिसका अंत होता है वह सड़ता गलता होगा। वनस्पतियां हैं, ढेर पत्ते होते हैं, ढेर वृक्ष है, ढेर कचरा बनता है, सब कचरा सड़ता है, गलता है, अंततः वह मिट्टी में मिल जाता है। तो उसी के बारे में कहता है, मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से होता है, दोनों विधि से होता है। और कहता है इन क्रियाओं के कारण चट्टानें मुलायम हो जाती है, जो आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। मृदा निर्माण में 5 प्रमुख कारक ये सब है। कौन कौन? मृदा निर्माण के प्रमुख 5 कारक क्या सब है? मिट्टी का निर्माण करने का 5 कारक क्या सब है? जैसे जलवायु भी होगा। जलवायु कहता है स्थानीय जलवायु, कौन स्थान पर कैसा जलवायु है। कभी कभी देखता होगा कि अति सीरियस टेम्परेचर होती है। अब मानो जी पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर अति सीरियस धूप बनती है, टेम्परेचर होता है, हीट होता है, एकाएक बारिश हो गई तो फैलेगा, सिकुड़ेगा ना। तुम जानता है कि किसी भी पदार्थ में ताप बढ़ने पर उसका प्रसार होता है। तो किसी भी चीज में ताप बढ़ने पर वह फैलता है ना, इसके बाद फिर ठंडाने पर, तुरंत अकस्मात ठंडाने पर वह सिकुड़न उसमें होता है। तो वह सिकुड़न फैलाव होते होते क्या होता है, उसका टेम्पर घट जाता है, वह टूटना शुरू हो जाता है, क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि स्थानीय जलवायु। अब कहता है मूल चट्टानों की प्रकृति, वनस्पतियां, तो अभी बताए थे ना कि वनस्पतियों के सड़ने गलने से जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो भी पृथ्वी पर, वो मिट्टी के साथ घुल मिल करके हजारों वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। मामूली बात है मिट्टी का निर्माण, तो लेकिन मिट्टी में मिल जाता है। देखा होगा कि अभी कितनों हजारों लाखों वर्ष से यह पृथ्वी जस का तस ही पृथ्वी है, नहीं तो अभी पृथ्वी बहुत भारी हो जाता, नहीं हो जाता। तो जस का तस है पृथ्वी, जितना पृथ्वी पर निर्माण होता है उतना ही समाप्त भी होता है। इसीलिए कहता है, और क्या कहता है, वनस्पतियां बोल दिए भू आकृति एवं ऊंचाई। कहता है भू आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी भू का मतलब कहाँ का मिट्टी कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। कहाँ का जलवायु कैसा है, अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्र, नॉर्मल क्षेत्र, ज्यादा ठंडक क्षेत्र, सब ढंग का क्षेत्र होता है। पहाड़ी पथरीली क्षेत्र में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पठारी क्षेत्र में चट्टानों का टूट फूट होता है। वही बोले कि अधिक टेम्परेचर होने से प्रसार होता है, फैलता है, फिर एकाएक कोई बारिश हो गई
या किसी प्रकार का वो ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसमें वह चट्टान का टूट फूट होना शुरू हो जाता है। बारिश से भी टूट फूट, देखो कहीं कहीं वर्षा होता है ऐसा ऐसा कि पहाड़ को काट करके, अब देखो झरना पर सवाल करते हैं, यदि वही बात आ गया तो झरना पर सवाल करते हैं तो पहाड़ जो है, पहाड़ को चीरते हुए नदी का निर्माण हो जाता है। तो पहाड़ को कैसे चीरते हुए खुद पानी नदी का निर्माण हो जाता है। तो वही पिघलते पिघलते वह चट्टान को काटते तोड़ते फाड़ते निकलते हुए आगे तक निकल जाता है और नदी मिट्टी को चीरते हुए वह स्वयं नदी बन जाता है, नदी का निर्माण कर लेता है। तो उसके द्वारा जो है, अब मानो कि किसी भी बहुत ऊपर से किसी भी परत पर, चाहे पथरीली क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो या चट्टानी क्षेत्र हो, यदि खारा पानी उतरता है और रेगुलर उस पर टेम्परेचर पड़ता रहे, फिर पानी गिरता रहे, तो फैलाव सिकुड़न ये से होगा, तो इससे भी टूट फूट होती है। तो चट्टानों के टूट फूट से मृदा का निर्माण होता है और वनस्पतियों के सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है। संसार के समस्त जैव प्राणी के नष्ट होने से भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण बहुत प्रकार से होता है। तो क्लियर हो गया। तो 5 प्रकार से तो वैसे बता ही दिए। तो आज का क्लास मात्र यहाँ तक। इसके बाद मृदा का निर्माण के अलावा मृदा के प्रकार, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, पूरे का पूरा अध्ययन हम ज्योग्राफी के माध्यम से क्लियर करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।